तो हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है क्या, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। मतलब क्या हुआ कि सर्कल में जो भी एरिया होंगे या सर्कल का एरिया जो हम लोग पढ़ते हैं कितना होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और सरकमफेरेंस कितना होता है। अब शांति से सुनना, हर एक चीज़ बताऊंगा। पाई कहाँ से आया, 2 पाई आर कैसे बनाया गया, पाई आर स्क्वायर कैसे बनता है, सारी चीज़ों का हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और अगले जब चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सब बताऊंगा कहाँ से एल इंटू बी बना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, 2D फिगर क्या होता है, 3D फिगर क्या होता है, 1D क्या होता है, 0D क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे बारी बारी से। सही है ना। तो सबसे पहले आज पहले कहानी को पढ़ लेते हैं। एक बार बुक दिखा दो क्या क्या चीज़ें हैं तुम्हारे में। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में हम लोग को बेसिकली पढ़ना क्या है, सेक्टर और सेगमेंट के बारे में। हमें पढ़ना है सेक्टर और सेगमेंट के बारे में, ठीक है। उससे पहले पाई की कहानी जरा सुनते हैं। पाई आया कहाँ से था। पाई सबको पता है इकलौता ऐसा इर्रेशनल नंबर है, पाई इकलौता ऐसा इर्रेशनल नंबर है जो कि नीदर टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। नहीं वो टर्मिनेट करता है, नहीं वो रिकर करता है। चैप्टर नंबर 1 में इसकी बात हुई थी। चैप्टर नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे पाई इकलौता ऐसा इर्रेशनल नंबर है जो नहीं टर्मिनेट करता है और नहीं रिपीट करता है अपने आप को, ठीक है। पाई की कहानी सुनो, कहाँ से आया था। काफ़ी सारे मैथमेटिशियंस थे, जैसे बेबीलोन्स थे, ठीक है। उसके बाद से कुछ और लोग आए थे, आर्यभट्ट भी थे उसमें। आर्यभट्ट ने सबसे पहले पाई की वैल्यू निकाली थी, ठीक। अब उसमें देखो क्या क्या होता है, कैसे शुरुआत की गई थी इसकी। सबसे पहले लिया गया एक छोटा सा सर्कल, सही बाबू, एक सर्किल बनाया गया। इसको मैंने यहां से कट किया और इसके लेंथ को पकड़ के ऐसे फैला दिया, सही। जैसे तुम्हारे सब लोग के पास साइकिल होगा, घर जाना, ट्यूब निकालना, काट देना कैंची से, काट करके फैला देना, और उसके बाद से इंच टेप से क्या करना, उसके लेंथ को मेजर कर लेना, सही है। मान लो मैंने इस सर्किल को यहां से कट किया और इसको मैंने क्या कर दिया सर, फैला दिया, तो क्या एक स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा। ओए बीच में कमेंट्री मत करो। इस स्ट्रेट लाइन, इस सर्किल को मैंने यहां से कट किया और जैसे ही फैलाऊंगा मैं तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा हमारा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। और उस स्ट्रेट लाइन का लेंथ मैंने मेजर किया स्केल से। सपोज डेट लेंथ आया D1, सही है, लेंथ आया D1। अब उस D1 लेंथ को हम लोगों ने क्या किया, ये सर्किल का डायामीटर हमको पता था पहले से, सर्किल का डायामीटर, चलो इसके लेंथ को मैं L1 बोल देता हूं और यहां पे डायामीटर मुझे पता है इसका D1। L1 और D1 का रेशियो निकाला गया, L1/D1 का रेशियो निकाला गया और इसकी वैल्यू आई 3.14159, ऐसे करके वैल्यू आई थी। मैं यहीं तक लिख रहा हूं 3.14 तक। अब उसके बाद क्या किया गया सर, एक और सर्किल लिया गया जो इससे बड़ा था, इससे बड़ा एक और सर्कल था, इससे बड़ा एक और सर्किल लिया गया। अगेन सर मुझे डायामीटर पता है, यहाँ पे डायामीटर, सपोज डेट यहाँ पे डायामीटर D2 था। अगेन इसको मैंने यहाँ से कट किया और इसको फैलाया, एक थोड़ी सी लंबी लाइन बनेगी। इसका लेंथ मैंने क्या किया, स्केल से मेजर किया, स्केल से लेंथ को मेजर किया तो कितना आया L2। फिर से मैंने क्या किया, लेंथ का डायामीटर से रेशियो लिया, अगेन इसकी वैल्यू क्या आई 3.14, सही। फिर से मैंने क्या किया, और बड़ा सर्कल लिया, और बड़ा सर्कल लिया, अगेन इसका डायामीटर मुझे पता है D3। अरे सर्कल मैंने ही बनाया था कि नहीं, सर्कल मैंने ही बनाया तो डायामीटर मुझे पता है, D3 है डायामीटर। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया सर, लेंथ इसको काटा यहां से, फैलाया और लेंथ को मेजर किया जो कि आया L3। कितना आया L3, है ना। फिर से मैंने क्या किया, सेम वही काम रिपीट किया जा रहा था, अलग अलग सर्किल्स को लेकर के। वैल्यू क्या आई अगेन 3.14। तो एक चीज तुमको यहां पे ऑब्जर्व हुआ, क्या चीज, कि सर बार बार जब भी मैं लेंथ और डायामीटर का रेशियो ले रहा हूं, जब भी मैं लेंथ और डायामीटर का रेशियो ले रहा हूं, रेशियो की वैल्यू क्या आ रही है 3.14, 3.14, 3.14, बार बार कितनी आ रही है 3.14 आ रही है वैल्यू, ठीक है ना। बार बार 3.14 वैल्यू आ रही है। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये वैल्यू एक कांस्टेंट है कि नहीं है, बार बार रिपीट कर रहा है। उसके पहले अब एक बात और सुन लो, पहले
पेरीमीटर तुमने पढ़ा था, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है मेक अराउंड। पेरीमीटर एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है मेक अराउंड, मतलब चारों तरफ। तो चारों तरफ का सर जब हम लेंथ मेजर करते हैं, चारों तरफ का जब हम लोग लेंथ कहीं पर भी मेजर करेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। लेकिन पेरीमीटर का ही स्पेशल केस होता है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस अलग नहीं है, पेरीमीटर सरकमफेरेंस दोनों एक ही चीज है। पेरीमीटर एक तरीके से देखा जाए ब्रॉड डोमेन है ये। जैसे फल, फ्रूट्स मैंने बोला, ठीक है, मैंने बोला फ्रूट्स, फ्रूट से क्या है? ब्रॉड डोमेन है, और उसके अंदर मैंगो आएगा, बनाना आएगा, अलग अलग फ्रूट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो फ्रूट्स हमारा क्या है सर? एक बिग डोमेन है। उसी तरह से पेरीमीटर हमारा क्या होता है? एक बिग डोमेन होता है। मतलब कभी भी मैं लेंथ अराउंड किसी भी चीज का, अगर कोई चीज घेरा हुआ है उसके लेंथ को मैं जब मेजर करता हूं, ठीक है, कोई चीज घिरी हुई है, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सारे साइड्स को जब मैं जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? पेरीमीटर मिलेगा, है ना। उसी का स्पेशल केस होता है सरकमफेरेंस। कब? जब सर्कुलर मोशन, सर्किल आ जाए, जब भी कभी भी सर्कुलर बॉडी आ जाती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? सरकमफेरेंस बोल देते हैं। जब भी सर्किल बॉडी आ जाए, सर्किल हो जाए, जैसे फोर्स जब भी किसी बॉडी को रोटेट करवाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स किसी बॉडी को रोटेट करवाता है तो क्या बोलते हैं उसको? सर्कुलर मोशन होता है, उस फोर्स का नाम क्या बोलते हैं हम लोग? है, वेलोसिटी अलग चीज है। मोमेंट ऑफ फोर्स बोला जाता है। जिसके मन में टॉर्क 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 आ रहा है, बाबू टॉर्क तभी होता है जब कोई भी सर्कुलर बॉडी होगी, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। अगर मान लो ये हमारे पास एक कोई भी रॉड था जो कि यहाँ पे हिंज है, इसको मैंने हिंज किया हुआ है, मैं यहाँ फोर्स लगाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है क्या करेगा? ऐसे रोटेट करेगा कि नहीं? इसके अंदर रोटेशनल मोशन आ गया। रोटेशनल मोशन की टेंडेंसी जब भी आएगी तो उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। ये फोर्स का नाम बदल दिया जाता है, क्या नाम हो जाता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं हम लोग। लेकिन वहीं पर अगर ये बॉडी हमारी क्या हो जाती? सर्कुलर हो जाती। अब मैं इसको नचाऊंगा, फोर्स बचपन में सब लोग किए होंगे, इसे पहिया रहता था, लकड़ी से मार मार के इसे डगराते हुए ले जाते हैं लोग, लुढ़काते हुए चलते हुए जाता है ना। तो उस समय पे जो तुम ये फोर्स लगा रहे हो टेंजेंशियली, इसी फोर्स का नाम क्या बन जाता है? तब टॉर्क बोलते हैं। याद रखना, टॉर्क तब बोला जाता है जब सर्कुलर मोशन हो रहा होगा। और अगर फोर्स रोटेट करवा रहा है बॉडी, अगर सर्किल के अलावा कोई भी चीज है, सर्किल के अलावा भी अगर कोई बॉडी होगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। उसी तरीके से सर, उसी तरीके से पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया? ऑल अराउंड, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, क्या? अराउंड अ फिगर। एक फिगर मैंने बनाया, सपोज डेट, मान लो यहाँ पे मेरे पास क्या है? एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के चारों तरफ के, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा और इसको जोड़ा, चारों साइड्स को जोड़ा, तो क्या मिलेगा मुझे? पेरीमीटर मिलेगा। लेकिन जब बॉडी सर्कुलर हो जाती है सर, तो इसी पेरीमीटर का नाम क्या दे देते हैं हम लोग? सरकमफेरेंस। इसी का नाम बदल जाता है, इसी का नाम बदल दिया जाता है। क्या बोलते हैं सर इसको? हम सरकमफेरेंस बोल देते हैं जब भी कोई भी सर्कुलर बॉडी होगी हमारी, ठीक है। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, ये लैटिन वर्ड था, ये लैटिन वर्ड था सरकमफेरेंस, जिससे आज की डेट में हम लोग पढ़ते हैं क्या? सरकमफेरेंस। जो आज हम लोग पढ़ते हैं सरकमफेरेंस, या इसी को कई किताबें पेरीफेरी भी लिख करके देता है, पेरीफेरी भी लिख करके देगा। ये हमारा क्या है जो आज की डेट में हम लोग पढ़ते हैं? सरकमफेरेंस या पेरीफेरी। पेरीफेरी का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। पेरीफेरी का मतलब क्या हो गया? बाउंड्री, ऑल अराउंड, ठीक है। इस वर्ड का मतलब क्या होता है लैटिन में? ऑल अराउंड, ठीक है, या अराउंड एनीथिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? अराउंड, ऑल अराउंड, इसका मतलब ये होता है लैटिन वर्ड में। मतलब कि सर अगर कोई भी सर्कुलर बॉडी है, उसके साइड्स को अगर आप जोड़ना चाह रहे हैं या उसके लेंथ को निकालना चाह रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? सरकमफेरेंस बोल देते हैं। और पेरीमीटर क्या होता है? ब्रॉड डोमेन है, ब्रॉड डोमेन, फल, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ब्रॉड डोमेन है।
उसी का एक स्पेशल केस होता है सरकमफेरेंस। अब आते हैं कहानी पर वापस से। सर ये वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है कि नहीं? 3.14 3.14 3.14 इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तो जो वैल्यू रिपीट होती है, मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो, जहां भी मैथ्स का यूज होता है, अगर कोई वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है तो उसको एक कांस्टेंट का नाम दे दिया जाता है कि नहीं? सही है, एक कांस्टेंट का नाम हम लोग दे देते हैं। तो बालक सब लोग घर जा करके मोबाइल ले लेंगे और एक चीज बस कर लेना, क्या करेंगे? गूगल पे सर्च करना इंग्लिश टू ग्रीक ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू ग्रीक ट्रांसलेशन। अभी मैं करके भी दिखा देता हूं। इंग्लिश टू ग्रीक गूगल पे सर्च करना, सही है। पहले तुम डालना पेरीफेरी, और ग्रीक में जो वर्ड आएगा वो पाई से स्टार्ट होता है, पाई से स्टार्ट होगा। दूसरा वर्ड डाल लेना सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, इसको भी सर्च करोगे तो पाई से स्टार्ट होगा वर्ड। तुम पेरीमीटर भी जब डालोगे तो ये भी किससे स्टार्ट होता है? पाई से स्टार्ट होता है। ग्रीक अल्फाबेट है ना पाई, ग्रीक अल्फाबेट 24 अल्फाबेट्स होते हैं उसमें, 24 जैसे ABCD पढ़ते हैं हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट से होते हैं, उसी तरह से ग्रीक अल्फाबेट 24 होते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, फाई, काई, है ना। ये सारे के सारे क्या है? हमारे ग्रीक अल्फाबेट हैं। उसी तरह से पाई भी हमारा क्या होता है? ग्रीक अल्फाबेट होता है। और ग्रीक में इन तीनों का ट्रांसलेशन जब किया गया तो पाई से स्टार्ट हो रहा था, पाई से स्टार्ट हो रहा था। तो एक मैथमेटिशियन थे जॉन्स, विलियम जॉन्स करके शायद नाम है उनका, 1707 में शायद उन्होंने, डेट नहीं याद है, तो 1707 में शायद जॉन्स थे, विलियम जॉन्स करके नाम है उनका। उन्होंने सबसे पहली बार क्या किया था? पाई वर्ड का यूज किया था, प्रचलन में नहीं आया था, बस यूज किया कि सर पाई होगा, कांस्टेंट मान लेते हैं। इसी कांस्टेंट को पाई मान लिया गया, इसी कांस्टेंट को क्या मान लिया गया? पाई। क्यों? क्योंकि पहला लेटर क्या था? पाई था, पहला लेटर पाई था। मैं चेक करके भी तुमको दिखा देता हूं। गूगल पे सर्च कर लेना ग्रीक टू इंग्लिश टू ग्रीक, इंग्लिश टू ग्रीक ट्रांसलेशन, ठीक है भाई यार, इंग्लिश टू ग्रीक। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाला सरकमफेरेंस, मैं स्पेलिंग पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, सरकमफेरेंस। देखो सरकमफेरेंस लिखा, किसे? पाई से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं? सरकमफेरेंस डाला, पाई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाला पेरीमीटर, पेरीमीटर, देखो पेरीमीटर भी पाई से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पेरीमीटर भी पाई से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि पहला लेटर, क्योंकि पहला लेटर ही क्या था हमारा? पाई से स्टार्ट हो रहा था ग्रीक में, इसीलिए क्या बोला गया? इसीलिए क्या बोला गया कि उस कांस्टेंट को नाम दे देते हैं हम लोग, किसका? पाई का। बात समझ आ गई? पाई कहाँ से आया? और पाई की वैल्यू आज भी निकाली जा रही है, अभी तक हम लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चली है। सबसे पहला जो मतलब आर्यभट्ट साहब ने भी उसमें क्या किया था? योगदान दिया था। पहले इनिशिएट उन्होंने ही किया, आर्यभट्ट साहब ने इनिशिएट किया था इसकी वैल्यू निकालने की। तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है 3.14। अब देखो एक चीज और भी है कि पाई को लोग बोल देते हैं, ये इतनी कहानी समझ में आई ना, कहाँ से कैसे बन रहा था ये सब। अब इसी लेंथ को मैं पाई इंटू डी लिख सकता हूं कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो सर इसी लेंथ को हम लोग लिख सकते हैं L3 इज इक्वल टू पाई D3 लिखा जा सकता है। और डायामीटर सर हम लोगों ने पढ़ा है बचपन से, क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है कि नहीं? इसीलिए सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या बना देते हैं हम लोग? 2 पाई आर। इसीलिए सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या बनता है? 2 पाई आर। जो फॉर्मूला सब लोग पढ़े हैं 2 पाई आर, फॉर्मूला यहीं से आता है वो, 2 पाई आर सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? कोई दिक्कत? ठीक है, क्या बताना था और? तो पाई की कहानी समझ में आ गई हमको, लेंथ अपॉन में डायामीटर होता है। इसी से क्या बनाया गया डेफिनेशन ऑफ पाई, कि पाई और कुछ नहीं होता है सर, क्या होता है? सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाई, सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाई डायामीटर। पाई इज नथिंग बट सरकमफेरेंस ऑफ डायामीटर, सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाई डायामीटर। सरकमफेरेंस और डायामीटर के ही रेशियो को हम लोग पाई बोलते हैं। और पाई क्या है?
इकलौता ऐसा इर्रेशनल नंबर है जो कि नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिकरिंग, न ही टर्मिनेट करता है न ही रिकर करता है। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया गया था तुम्हें कि इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो या तो टर्मिनेट कर जाए, रिपीट करे, है ना, रिपीट करता है या तो टर्मिनेट कर जाता है। लेकिन पाई इकलौता ऐसा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। कई ऐसे इर्रेशनल नंबर होते हैं जो रिपीट भी नहीं करते हैं लेकिन टर्मिनेट कर जाएंगे जा करके। कुछ ऐसे होते हैं रिपीट करेंगे टर्मिनेट नहीं करेंगे। लेकिन पाई इकलौता ऐसा नंबर है इर्रेशनल, इकलौता इर्रेशनल नंबर है जो कि नीदर टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। अब सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, सबसे बड़ी गलती जो बालक तुम लोग करते हुए आए हो आज तक, पाई इज इक्वल टू क्या लेते हो 22/7। सब लोग लिए हैं इस चीज को, पाई की वैल्यू 22/7 सब लोग लिए हुए हैं। लेकिन गलत है कि नहीं है यह, क्योंकि पाई क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है और 22/7 क्या है, एक। क्या इर्रेशनल कभी रैशनल के बराबर हो सकता है? क्या इर्रेशनल कभी किसी रैशनल के बराबर हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। एक इंसान एक जानवर के बराबर नहीं हो सकता है। मतलब कई सिनारियो ऐसा है कि इंसान जानवर के बराबर हो चुका है, लेकिन हम लोग वैसे कॉन्सेप्चुअली लेकर चले तो इंसान 2 टांग पे चल रहा है, जानवर 4 टांग पे चल रहा है ना, है ना। अभी आज की डेट में तो तुम लोग भी जानवर टाइप के बने हुए हो, पढ़ना लिखना है नहीं, खाली खाना है सोना है, खाली खाओ सो। हाँ पढ़ो वढ़ोगे नहीं तुम लोग तो पता क्या सोच के रखा गया, इधर एक को बुलाऊंगा, इधर इधर खड़ा करके अब भर दम बेइज्जती करूंगा उसका लाइव एकदम बढ़िया से, ठीक है, फिर बैठा दिया जाएगा उसको। तो पढ़ाई पे थोड़ा सा मन लगाएं सब लोग, ठीक। तो बाबू देखो, सबसे बड़ी गलती जो हम लोग आज तक करते हुए आ रहे हैं, क्या, पाई इक्वल 22/7। बात समझ में आ रहा है? ये कभी ऐसे नहीं लिखा जाता है, हमेशा कैसे लिखा जाएगा इसको, पाई इज इक्विवेलेंट टू 22/7। मतलब सर जो 22/7 22/7 की जो वैल्यू आती है वो पाई के इक्विवेलेंट है, न कि इक्वल है। क्योंकि डेसिमल 2 प्लेस तक इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये 3.14 होता है। 22/7 करोगे ना 3.142857 142857 ऐसे करके वैल्यू आती है। और जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 3.14159 एंड स्टिल काउंटिंग। देखो यहां ध्यान से, डेसिमल के 2 प्लेस तक वैल्यू बराबर होती है, लेकिन तीसरे प्लेस पे वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और हमें सिर्फ 2 ही प्लेस तक का मतलब है। हमें कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो हमें 2 प्लेस तक का ही मतलब होता है, 3.14 तक ही हम लेकर के जाते हैं। तो सुन लो अब ध्यान से, पाई कभी बोल करके मत आना 22/7 के बराबर होता है, बराबर नहीं होता है सर। क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। दूसरी चीज, फिर तुम कहोगे सर एनसीईआरटी आप बोलते हैं हम लोग का ग्रंथ है, एनसीईआरटी में जो बात लिखी है वो सच है, वो गलत नहीं हो सकता है। एनसीईआरटी में ही लिखा गया है टेक पाई इक्वल्स 22/7। कई जगह पर तुमने देखा होगा एनसीईआरटी की बुक में, देखे होगी नहीं सर। तो तुम अब कहोगे कि सर ये क्या बात हुई, आप तो कह रहे हैं 22/7 के बराबर नहीं है और हमारे ग्रंथ में ही लिखा गया है 22/7 के बराबर लो, टेक पाई इक्वल 22/7। ऐसा क्यों लिखा है एनसीईआरटी ने, कोई बताएगा रीजन, ऐसा एनसीईआरटी ने क्यों लिख दिया? बाबू जब कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हें एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए, तो एनसीईआरटी ने बोला कि वैल्यू वाइज क्या है 22/7 पाई के बराबर, वो भी इसी चीज को ही लिख रहा है, वो भी इसी चीज को ही लिख रहा है। लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, कहीं पर क्वेश्चन हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू कितनी 22/7 ले सकते हैं जब हमको न्यूमेरिक वैल्यू पुट करना होगा, लेकिन सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक। लेकिन अगर तुम्हें कहीं पे कॉन्सेप्ट बताना है, किसी को कोई चीज समझानी है, तो तुम कभी नहीं बोलोगे पाई इज इक्वल टू 22/7। क्या बोलोगे तुम, पाई इज इक्विवेलेंट टू 22/7, क्योंकि 2 डेसिमल तक वैल्यू सेम आ रही है। तो जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तो नो डाउट हमको वैल्यू लेना पड़ेगा, क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू लोगे तुम 22/7। लेकिन कॉन्सेप्ट बताते समय पे तुम ये कभी नहीं बोलोगे पाई 22/7 के बराबर है, क्योंकि पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है और ये एक रैशनल नंबर होता है। दोनों आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, दोनों आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। हाँ 2 डेसिमल तक बराबर है, जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो वैल्यू ले सकता हूं, मैं वैल्यू ले सकता हूं 22/7 के बराबर, वो भी 2 डेसिमल तक 3.14। तो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व होगा तो पाई की वैल्यू 22/7 ले लेंगे हम लोग, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज पाई 22/7 के बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ वैल्यू भी लिख दिया हूं मैं, 5 डेसिमल तक ये रिपीट करता है अपने आप को। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, कॉपी कर लेंगे सब लोग।